सोवियत यूनियन कोलैप्स कर चुकी थी। रशियन इकोनॉमी तहस नहस कर गई थी। पैसा सिर्फ इन चंद लोगों के पास ही था। करप्शन, भूख और बेरोजगारी अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। नशे और नाच गाने में मसरूफ बोरिस येल्टसिन की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन गिरती जा रही थी। इधर एक इंसान इन सारे बिगड़ते हुए हालात को बड़ी खामोशी से देख रहा था। एक तरफ तो बोरिस येल्टसिन प्रेसिडेंसी छोड़कर भागने की सोच रहा था, वहीं पर यह शख्स पूरी रशियन पावर को ही कंट्रोल करने का ख्वाब देख रहा था। और फिर आज वो पावर 15 लाख आर्मी के साथ 5580 न्यूक्लियर वारहेड, 4255 फाइटर जेट, 317 वारशिप और न्यूक्लियर सबमरीन्स के अंदर बदल चुकी है। ये पावर पिछले 24 सालों से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के पास है। लेकिन कौन है व्लादिमीर पुतिन? आखिर एक गरीब और आम सा लड़का इतना पावरफुल इंसान कैसे बन गया? ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के जमाने की बात है, जब 1952 को व्लादिमीर पुतिन लेनिनग्राड, जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं, के अंदर पैदा हुए। पुतिन के दादा वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन के पर्सनल कुक थे, जबकि इनके फादर वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के खिलाफ लड़ने वाले सोवियत नेवल ऑफिसर थे। इसलिए कम्युनिज्म बचपन से ही पुतिन के दिमाग में बस चुकी थी। सेंट पीटर्सबर्ग वही शहर था जिसे एडोल्फ हिटलर की आर्मी ने वर्ल्ड वॉर 2 में लगभग 900 दिनों तक सीज करके रखा था। इस अटैक में 8 लाख लोग जर्मन आर्मी के हाथों मारे गए थे। कई लाख लोग भूख और सर्दी की वजह से मर गए थे। व्लादिमीर पुतिन का भाई विक्टर पुतिन भी 1942 को इसी सेज के अंदर मारा गया था। पुतिन की मां मारिया पुतिन, जो भूख और सर्दी से ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी, कि इतने में सोवियत यूनियन की रेड आर्मी ये सेज ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बिगड़े हालात की वजह से पुतिन ने अपना बचपन इंतहाई गरीबी में गुजारा। इसकी माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी। ये उस घर में रहते थे जहाँ किचन तो छोड़िए, वॉशरूम तक नहीं था। इन्हीं हालात ने पुतिन को एक इंतहाई सख्त जान फाइटर बना दिया। इसलिए ये लड़का 12 साल की उम्र में ही जूडो और सैम्बो मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट बन गया। 1968 में 8th स्टैंडर्ड खत्म करने के बाद ये सेंट पीटर्सबर्ग के हाई स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, जहाँ पर ये रशियन के साथ जर्मन लैंग्वेज भी सीखते हैं। उस जमाने सेंट पीटर्सबर्ग पर माफिया का राज था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्राइम रेट 90% तक बढ़ गया था। इसलिए स्कूल्स के ज्यादातर बच्चे बड़े होकर या तो किसी माफिया का हिस्सा बनना चाहते थे या फिर कोई खुद से गैंग लॉर्ड बनना चाहता था। लेकिन उस समय भी व्लादिमीर पुतिन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स को भी पढ़ रहे थे। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जो लड़का 17 साल की उम्र में मार्क्स एंड फ्रेडरिक की फिलोसफी और रेवोल्यूशनरी सोच को पढ़ रहा है, वो बड़ा होकर क्या बनेगा। 1970 में 10th स्टैंडर्ड के बाद ये सेंट पीटर्सबर्ग की स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लेते हैं। वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अनातोली सोबचेक से। आज जिस व्लादिमीर पुतिन को फोर्ब्स मैगजीन ने 4 बार वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द प्लेनेट का टाइटल दिया है, दरअसल इसे यहाँ तक पहुँचने का रास्ता दिखाने वाला इंसान अनातोली सोबचेक ही था। 1975 लॉ डिग्री मुकम्मल करने के बाद ये सोवियत यूनियन की सीक्रेट सर्विस एजेंसी KGB ज्वाइन करते हैं। कोल्ड वार थ्रिलर और स्पाइंग मूवी से इंस्पायर व्लादिमीर पुतिन के लिए ये एक ड्रीम जॉब थी। इसलिए पुतिन ने 10th स्टैंडर्ड के बाद भी एक बार KGB में अप्लाई किया था, लेकिन उस समय ये रिजेक्ट हो जाते हैं। दरअसल KGB ज्वाइन करने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग या फिर किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन हासिल करना लाजिम थी। इन यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स में से कुछ प्रोफेसर्स KGB के टॉप ऑफिशियल्स होते थे। ऐसे ही सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर भी दरअसल 2 प्रोफेसर KGB ऑफिसर थे, जो वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की एक्टिविटीज पर नजर रखते थे। स्टूडेंट्स की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत यूनियन के लिए लॉयल्टी देखने के बाद ही इन्हें KGB के अंदर सिलेक्शन मिलती थी। अब कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत दोनों के लिए ही व्लादिमीर पुतिन की लॉयल्टी मुंह बोलता सबूत थी। इसलिए 1975 में सिलेक्शन के बाद इन्हें KGB के ट्रेनिंग स्कूल ओक्ता 401 के अंदर 6 मंथ तक इंटेलिजेंस की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद इसे सेंट पीटर्सबर्ग यानी उस समय के लेनिनग्राड के अंदर ही एज ए सेकंड चीफ डायरेक्टोरेट पोस्ट किया जाता है, जहां पुतिन को पहला टास्क मिलता है फॉरेनर्स और कॉन्सुलर्स ऑफिशियल्स पर नजर रखना।
रखना। अगले 10 सालों में प्यूटन ने कई सारे मिशन कामयाब किए। फाइनल क्रेडिबिलिटी और लॉयल्टी रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर प्यूटन अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। इसलिए 1985 में एक साल स्पेशल ट्रेनिंग के बाद इन्हें ड्रेसडन ईस्ट जर्मनी पोस्ट किया जाता है। जैसे आज नॉर्थ और साउथ कोरिया दो अलग अलग देश हैं, बिल्कुल ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी भी ईस्ट और वेस्ट दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, जहां ईस्ट जर्मनी पर सोवियत और वेस्ट जर्मनी पर फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका का कंट्रोल था। ईस्ट जर्मनी के मुकाबले वेस्ट जर्मनी के अंदर इकोनॉमी, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज कई गुना ज्यादा थी। इसलिए ईस्ट जर्मनी के लोग भी वेस्ट जर्मनी भाग जाना चाहते थे। अब इसी माइग्रेशन को रोकने के लिए 1961 में सोवियत ने ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के दरमियान एक दीवार बना दी। 155 किलोमीटर लंबी इस दीवार को द बर्लिन वॉल के नाम से जाना जाता है। अब लोग बर्लिन दीवार को क्रॉस करके भाग तो नहीं सकते थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ उठने वाली आवाज आए रोज बढ़ती ही जा रही थी। अब इन्हीं हालात को कंट्रोल करने के लिए दरअसल व्लादिमीर प्यूटन को ड्रेसडन के अंदर पोस्ट किया जाता है, जहां ये ईस्ट जर्मनी की सीक्रेट पुलिस 87 के साथ मिलकर काम करते थे। 87 पुलिस के अंदर किसे रिक्रूट करना है, सिविलियन एजेंट से कैसे काम करवाना है और किस मीडिया ग्रुप को खरीद कर अपनी मर्जी की रिपोर्टिंग करवाना, ये सारा कुछ अब व्लादिमीर प्यूटन के कंट्रोल में आ चुका था। अब तक प्यूटन एक मजबूत नेटवर्क बना चुका था। स्मगलर से लेकर बिजनेस टाइकून और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले इंजीनियर्स तक प्यूटन ने अपनी विल पावर से खरीद रखे थे। इसलिए तो अमेरिका के अंदर हर नई इन्वेंट होने वाली टेक्नोलॉजी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट सबसे पहले व्लादिमीर प्यूटन के हाथ में होते। एज ए केजीबी ऑफिसर प्यूटन ढेर सारी टेक्नोलॉजी सोवियत यूनियन के लिए चोरी करके लाए थे। अब ये वही जमाना था जब सोवियत यूनियन के अंदर एंटी सोवियत मूवमेंट जोर पकड़ती जा रही थी। अफगानिस्तान के अंदर पिछले 13 साल से लगी जंग भी सोवियत यूनियन हार रही थी। इधर ईस्ट जर्मनी के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ उठने वाली आवाज हर रोज बढ़ती ही जा रही थी। इसी के चलते 9 नवंबर 1989 को कई लाख लोग इकट्ठे होकर बर्लिन वॉल गिरा देते हैं। दो हिस्सों में बटा जर्मनी रीयूनाइटेड हो जाता है। इसी दौरान कुछ लोग 87 पुलिस और केजीबी के हेडक्वार्टर पर अटैक करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। उस वक्त व्लादिमीर प्यूटन भी हेडक्वार्टर के अंदर ही मौजूद थे। मतलब वो प्यूटन जो अपने मुल्क के लिए इतना कुछ कर रहा था, वो अब मुसीबत में फंस चुका था। बिगड़ती सिचुएशन को देखकर प्यूटन सोवियत यूनियन की ईस्ट जर्मनी में डिप्लॉयड रेड आर्मी से मदद की अपील करते हैं, जिसके जवाब में रेड आर्मी कहती है जब तक हमें मास्को यानी सोवियत के कैपिटल से कोई ऑर्डर नहीं आता, हम तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। और दूसरी तरफ मास्को के अंदर मौजूद सोवियत लीडर बिल्कुल चुप बैठे थे। अब प्यूटन के पास दो ही रास्ते बचते थे, या तो वो भागकर अपनी जान बचाता और केजीबी की सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट सीआईए के हाथ लग जाते, या फिर डटकर मुकाबला करता और शायद मारा जाता। लेकिन प्यूटन ने दूसरा रास्ता चुना। वो अपने ऑफिस से बाहर निकल कर आया और सामने खड़े लोगों से बुलंद आवाज में कहा कि अंदर मेरे गार्ड्स लेटेस्ट वेपन्स लेकर खड़े हैं। अगर तुम लोगों ने एक कदम भी इस बिल्डिंग के अंदर रखने की कोशिश की तो गार्ड्स को इजाजत है कि वो तुम लोगों को यहीं पर खत्म कर दें। बस ये सुनने की देर थी कि सारा हुजूम बिखर गया। लेकिन रेड आर्मी के जवाब और मास्को की खामोशी ने प्यूटन की अपने मुल्क के बारे में सोचने की डायरेक्शन ही बदल दी। 1990 में व्लादिमीर प्यूटन सोवियत यूनियन वापस आ जाते हैं और ये आते ही सबसे पहले केजीबी से रिजाइन करके अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनातोली सोबचैक से जा मिलते हैं। सोबचैक जो अगले ही साल सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर मेयर के इलेक्शन लड़ने वाला था, इसलिए एक साल बाद नवंबर 1991 को ये एज ए मेयर इलेक्ट हो जाता है और प्यूटन को अपना डेप्यूटी मेयर अपॉइंट कर देता है। अब इसी साल व्लादिमीर प्यूटन का पॉलिटिकल कैरियर
स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इसके साथ ही सोवियत के अंदर कई सारी चीजों का एंड हो जाता है। उस समय सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचोव, जो 1985 से सोवियत के अंदर कई रिफॉर्म्स लेकर आ रहे थे, लेकिन इनका हर नया रिफॉर्म इन्हीं के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा था। अब जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच लफ्ज सोवियत के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाले गोर्बाचोव ही थे, लेकिन इसके रिजल्ट में सोवियत के साथ जुड़ी सारी रिपब्लिकन स्टेट्स ने सोवियत से अलग होने की डिमांड शुरू कर दी। इसलिए इन सारे रिफॉर्म्स के चलते कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बैठे लोग ही गोर्बाचोव के खिलाफ हो गए, जिस पर 19 अगस्त 1991 को सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री ने मिलकर गोर्बाचोव के खिलाफ कू कर दिया, जिसके बाद पहले से ही मरती सोवियत रशिया समेत 15 अलग अलग देशों में डिवाइड हो जाती है। फाइनली 25 दिसंबर 1991 को क्रेमलिन की टॉप से सोवियत फ्लैग को हमेशा हमेशा के लिए रशियन फ्लैग से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसके साथ ही व्लादिमीर लेनिन से लेकर जोसेफ स्टालिन और व्लादिमीर पुतिन तक कई सारे रशियन का सोवियत को इकट्ठा रखने का ख्वाब टूट सा जाता है। अब रशियन पावर आती है बोरिस येल्टसिन के हाथों में। येल्टसिन ने पटड़ी से उत्तरी इकोनॉमी को पटड़ी पर लाने के लिए बेहद कोशिश की, लेकिन इकोनॉमी थी जो आए रोज बद से बदतर होती जा रही थी। येल्टसिन के दौर में रशिया के अंदर करप्शन अपने पीक पर पहुंच गई। वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था वो रशिया के रिचेस्ट लोग बन गए। पूरे रशिया में पैसा सिर्फ इन 9 लोगों के पास ही था, जिन्हें रशियन ओलिगार कहा जाता है। अब एक्चुअली ये ओलिगार की रशियन गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे थे। प्रेसिडेंट येल्टसिन सिर्फ नाम के प्रेसिडेंट ही बचे थे। इधर सेंट पीटर्सबर्ग अनातोली सोबचैक की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफी हद तक डेवलप हो चुका था, लेकिन 1996 में जब दोबारा मेयर के इलेक्शन हुए तो करप्शन के चलते अनातोली सोबचैक ये इलेक्शन हार गया और इसके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। लेकिन इससे पहले कि अनातोली सोबचैक अरेस्ट हो जाते, व्लादिमीर पुतिन अपने पर्सनल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके सोबचैक को पेरिस भगा देते हैं। पुतिन इस सारी बिगड़ती हुई सिचुएशन को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। केजीबी के अंदर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की वजह से पुतिन अच्छे से जानते थे कि अब रशियन पावर किस करवट बदलने वाली है। इसलिए ये सेंट पीटर्सबर्ग छोड़कर मॉस्को शिफ्ट हो जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात होती है वैलेंटाइन योमाशेव से, जो बोरिस येल्टसिन के दामाद और पर्सनल एडवाइजर थे। पुतिन की अनातोली सोबचैक से लॉयल्टी की खबर योमाशेव तक भी पहुंच चुकी थी, इसलिए ये जल्दी व्लादिमीर पुतिन को अपना डेप्यूटी अपॉइंट कर लेते हैं। इधर प्रेसिडेंट येल्टसिन, जिसके पुअर डिसीजंस ने पूरी रशियन कौम को ही इसके खिलाफ कर दिया था, ये अब प्रेसिडेंसी छोड़कर भागने की सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक मसला था, येल्टसिन को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो इन्हीं को रिप्लेस कर सकता हो। अब रिप्लेसमेंट का मतलब कोई ऐसा शख्स जो रशियन प्रेसिडेंट भी बन जाए और येल्टसिन की प्रेसिडेंसी छोड़ने के बाद इस पर बनने वाले करप्शन केसेस की फाइल को भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे। प्रेसिडेंट येल्टसिन ने जब इस मसले का सोल्यूशन अपने दामाद योमाशेव से पूछा तो योमाशेव ने व्लादिमीर पुतिन को सबसे परफेक्ट कैंडिडेट बताया, जिसके बाद 24 जुलाई 1998 को बोरिस येल्टसिन और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान एक मीटिंग कराई जाती है। इस मीटिंग में येल्टसिन के एन प्लान के मुताबिक सब कुछ डिसाइड हो जाता है। इसके अगले दिन ही पुतिन को एफएसबी, जो केजीबी एजेंसी की सक्सेसर थी, इसका हेड अपॉइंट किया जाता है। अभी एक साल ही गुजरा था कि 9 अगस्त 1999 को व्लादिमीर पुतिन रशिया के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। अगले इलेक्शन में सिर्फ 6 माह बचे थे। बोरिस येल्टसिन, जो 1991 में लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी के नाम पर प्रेसिडेंट बने थे, अब इनकी जगह व्लादिमीर पुतिन, जिसे 90% रशियन लोग जानते तक नहीं थे, इसे प्रेसिडेंट बनाना कोई इतना आसान काम नहीं था। लेकिन शायद पुतिन अच्छे से जानते थे कि पावर कैसे कंट्रोल की जाती है, इसलिए पुतिन को रशियन प्राइम मिनिस्टर बने अभी 20 दिन ही गुजरे थे कि मॉस्को समेत कई रशियन शहर धमाकों से गूंज उठे। इन अटैक्स में कई सारे रशियन लोग मारे गए। पूरा रशिया मौत के खौफ से डर उठा।
रशियन अथॉरिटी ने इन अटैक्स का ब्लेम चेचनिया मिलिटेंट ग्रुप पर डाला। इसके अगले दिन ही न्यू प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल टीवी पर आकर इस ग्रुप को डिसमेंटल करने का ऐलान कर दिया और फिर ऐसा ही हुआ। रशियन मिलिट्री चेचनिया पर चढ़ दौड़ी। रशियन एयरफोर्स ने चेचनिया के कैपिटल ग्रोजनी पर इतनी बमबारी की कि देखते ही देखते पूरा शहर तबाह हो गया। बस प्यूटन का ये एक एक्शन था कि इसकी पॉपुलैरिटी 2% से जंप करके 75% तक जा पहुंची। 20th सेंचुरी का आखिरी दिन 31 दिसंबर 1999 बोरिस येल्टसन प्रेसिडेंसी से रिजाइन कर देते हैं। रशियन प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर प्यूटन रशियन प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसके 3 माह बाद 26 मार्च 2000 में रशिया के अंदर नए इलेक्शन हुए। वो प्यूटन जिसे 6 माह पहले कोई जानता तक नहीं था, अब इसी को रशियन कौम ने 53% वोट देकर रशिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया। वो दिन था और आज का दिन है। फिर 24 साल गुजर गए, लेकिन व्लादिमीर प्यूटन ने रशियन पावर को अपने हाथ से कभी निकलने नहीं दिया। प्यूटन कई रिफॉर्म्स लेकर आए। इन रिफॉर्म्स और ऑयल एंड गैस की बढ़ती प्राइसेस से 2008 तक रशियन इकोनॉमी भी 83% तक जंप कर गई थी। वो रशियन लोग जो येल्टसन के दौर में भूख से मर रहे थे, अब वो हर चीज खरीदने की सलाहियत रखने लगे। 2008 के बाद व्लादिमीर प्यूटन ने पूरी दुनिया को अपने एग्रेशन खुलकर दिखाना शुरू कर दिए। वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टेबलाइज करना शुरू कर दिया। जैसे एक एक करके रिपब्लिकन स्टेट सोवियत यूनियन से आजाद हुई थी, अब वैसे ही प्यूटन एक एक करके इन्हें इन्वेड करता जा रहा है। व्लादिमीर प्यूटन 2036 तक रशियन प्रेसिडेंट रहेंगे और शायद तब तक 15 हिस्सों में बटा रशिया फिर से सोवियत यूनियन बन जाए। मतलब व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन का ख्वाब फिर से पूरा हो जाए।